नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजीव कुमार सर। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये ऑब्वियसली एज़ यू नो प्रोफेसर ही हैज़ ही इज़ गॉट अ वास्ट एक्सपीरियंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमफिल, पीएचडी एंड देन ऑफ कोर्स अबाउट ऑलमोस्ट 40 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है? तो काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस लेके हमारे साथ में बैठे हैं ये। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू से इज़ दैट हम लोग जो आज बात करेंगे ये थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगा। विद रिगार्ड्स टू जो बोलते हैं ना पॉलिटिकल एंगल क्या है, ये पूरी जो वॉर चल रही है इस टाइम पे एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्योंकि यार मिलिट्री है, ये सब जियो स्ट्रैटेजिक एंगल्स हैं, जियो इकोनॉमिक एंगल्स हैं। इसके अंदर एक और एंगल आता है व्हिच इज़ ऑब्वियसली द पॉलिटिकल एंगल। सो लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। थैंक यू सर। और ये जो ईरान क्राइसिस अभी हो रही है, इसमें आजकल आपने एक ट्वीट भी डाला है कि जो अमेरिकन पॉलिटिशियंस और ट्रम्प और उनके सेक्रेटरीज लगातार बोलते रहते हैं कि रशिया के साथ ऑयल खरीदो मत खरीदो, खरीदो मत खरीदो। एक सीरीज़ है तो सर, मैंने वो इसलिए डाला बिकॉज़ पीपल शुड रियलाइज़ हर हाँ, 3 महीने में इनका एक पूरा सर्कल यू टर्न होता है। असल में पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिकल एंगल से अगर आप सोचें तो ये जो तैयारी हो रही है, ये जो स्टेटमेंट हो रहे हैं, ये बार्गेनिंग पावर गेन करने की कोशिश हो रही है। हम आने वाले टाइम में कल्पना करिए कि आने वाला टाइम जो है उसमें रूस, चीन, अमेरिका एक गोल्ड मेज पर बैठे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार में एलाइड पावर्स बैठी थी। और उसके साथ अब इंडिया भी बैठा होगा। एक दो कंट्रीज फ्रांस और जर्मनी भी वहाँ बैठे होंगे। और वहाँ स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस, न्यू अलाइंसेस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट की बातें होंगी। उस टेबल पर बार्गेनिंग पावर को गेन करने की कोशिश है ये सारे स्टेटमेंट्स, कि जब हम वहाँ पर बैठे तो हमें पास वो बार्गेनिंग पावर हो। तो पॉलिटिक्स में कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें दिखती हैं वो उसका कहीं, कहते हैं ना, कहीं कहीं देखते कहीं है और निशाना कहीं और होता है। तो जो पॉलिटिकल एंगल है वो बहुत अलग होता है, और जो युद्ध है वो साम नीति का एक अंग है, अंतिम अंग माना जाता है साम नीति का, कूटनीति का युद्ध। लेकिन जो युद्ध है उसको लड़ने वाले, जो उसका डिसीजन लेने वाले, तो राजनीतिक नीति निर्माता हैं जो पीछे बैठे हुए हैं। फौज तो वही करती है जो वहां से डिसीजन होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग मिलिट्री एंगल से चीज़ों को देखने लगते हैं कि भाई ये तो ईरान है, यहाँ पे हिल एरियाज हैं, इसको कैसे हम जीतेंगे, कैसे इसके मिसाइल्स को तोड़ेंगे, तो वो मिलिट्री एंगल है। लेकिन पॉलिटिकल एम कुछ और होता है। अब क्योंकि वहाँ पर अगर हम ईरान पे, जहाँ तक सवाल है, या गल्फ ऑयल में, गल्फ एरियाज में जो ऑयल का की जो पॉलिटिक्स है वो आज की नहीं है, बहुत पहले से है। आपने देखा ही होगा कि ईरान में 1953 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुस्दक थे, जो कम्युनिस्ट कहलाते थे, उनको ओवरथ्रो कर दिया गया था। और सेक्रेटरी ऑफ डलिस उस समय हुआ करते थे 53 के आसपास। प्रेसिडेंट आइजन और के साथ वो काम करते थे, सेक्रेटरी ऑफ डलस, जिन्होंने ये पूरा ओवरथ्रो को मैनेज किया था। और फिर शाह ऑफ ईरान को वहाँ पर बैठाया गया था, और रज़ा पहलवी साहब को। और उन्होंने फिर जो ऑयल एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, जिसका नेशनलाइजेशन कर दिया था प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुज्तक ने, उन्होंने फिर उसको बहाल किया क्योंकि यूके की कंपनी थी। और यही सेक्रेटरी ऑफ डलस थे जिन्होंने, जब आज़ादी मिली थी हमारे 47 के बाद, तो आइजनहावर एक मीटिंग ले रहे थे और उन्होंने पूछा, सेक्रेटरी ऑफ डलस उनको बता रहे थे कि भाई साउथ एशिया में दो कंट्रीज बने हैं, एक कंट्री आज़ाद हुआ है, एक कंट्री बना है, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो आइजनहावर ने पूछा कि भाई व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दीज कंट्रीज। उन्होंने कहा कि बोथ आर बेगर्स। तो व्हाट्स द डिफरेंस। तो डलस ने कहा कि एक का बाउल जो है छोटा है, एक का कटोरा छोटा है, एक का बड़ा है। तो आइजनहावर ने कहा कि ठीक है, पिक स्मॉलर वन, इट विल फिल अर्लियर।
और अमेरिकन्स ने वहाँ से पाकिस्तान को एक तरह से एक तरह से फ्रंट लाइन स्टेट की तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारी बातें होती हैं पॉलिटिक्स में। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, जब हमने पुर्तगाल पर 61 में अपने कब्जे में लिया था, उस समय भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारा विरोध किया था और रशिया ने हमारा वीटो करके हमें किया था। तो उनका एटीट्यूड, पावर का एटीट्यूड ये है कि कोई भी नई पावर इमर्ज होती है तो भाई पहले वालों को तो बुरा लगता ही है। और यही मिसेस गांधी, श्रीमती गांधी का अगर आपको याद हो, श्रीमती गांधी 69 में जब अमेरिका गई, उन्होंने ओपनली डिक्लेयर नहीं किया था कि मैं फूड के लिए जा रही हूँ, गेहूं के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ बहुत अकाल पड़ा हुआ था 65 के आसपास, जब हमने एक लड़ाई भी लड़ी थी पाकिस्तान के साथ। केरल में तो बहुत ज़बरदस्त फेमाइन था। और जब मिसेस गांधी गई तो 3 दिन तक वहाँ प्रेसिडेंट उनसे नहीं मिले। जब उनको किसी ने कहा कि अरे भाई इंडिया से प्राइम मिनिस्टर आई हैं, यंग हैं, बहुत सुंदर हैं, तो मिले। और उन्होंने यहाँ तक ऑफर किया कि भाई आप आइए व्हाइट हाउस में हमारे साथ डांस करिए। तो वो श्रीमती गांधी ने मना किया कि भाई हमारे यहाँ ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। कैथरीन एक फ्रैंक हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी पर ये किताब लिखी है, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है। तब खैर बातचीत हुई और श्रीमती गांधी से वो इम्प्रेस हुए और प्रेसिडेंट जॉनसन ने कहा कि ठीक है, इस गर्ल को जो चाहिए वो दे दो। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई कि आप, जब हम गेहूं तो दे रहे हैं PL 480 जिसको कहा जाता है, लेकिन आपको अपना रुपये को डिवैल्यू करना होगा। और इंडिया मिसेस गांधी को लौट करके रुपये को डिवैल्यू करना पड़ा। तो इट्स ए पावर गेम। पावर गेम में आपकी इज्जत, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। लेकिन इज्जत भी बढ़ती है, चैलेंजेस भी बढ़ते हैं। आज इंडिया एक मिडिल पावर, सुपर पावर, मेजर पावर है। और तो आपकी दिक्कतें भी अब शुरू हो गई हैं, तो उस हिसाब से हमें लोग तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन मेरे जो निवेदन है कि अगर आप पॉलिटिकल एंगल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम किधर हैं, आज ये सब क्या हो रहा है और हम किधर जा रहे हैं, अगर आप उसको नेविगेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए चीन के राइज से। ये टर्निंग पॉइंट है। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, हमारे जीवन में भी टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। जब हमारी नौकरी लगती है, जब हमारी शादी होती है, जब हमारे माँ बाप का साया चला जाता है, दीज आर टर्निंग पॉइंट्स इन लाइफ। उसी तरह से कंट्रीज के भी एक टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक टर्निंग पॉइंट आया, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट आया। इधर रिसेंट हिस्ट्री में अक्टूबर 7 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसराइलीज ने फिलिस्तीनियों को नौकरी दी हुई थी। लाख आदमी वहाँ रोज आता था, अस्पतालों में उनका इलाज होता था, घरों में वो हाउस कीपिंग का काम कर रहे थे। और इसराइलीज जो लीडरशिप थी वो हमास और उसके साथ थोड़ा सा डील भी कर रही थी, पैसे से हर तरह से डीलिंग कर रही थी। और उन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक बात आ जाएगी। और घर में काम करने वाले लोगों ने एक तरह से पीठ में छुरा भोंका। तो एक बहुत बड़ा झटका, अक्टूबर 7 एक टर्निंग पॉइंट है। उसके अलावा आज की जो दुनिया है वो सेकेंड वर्ल्ड वार वाली दुनिया नहीं है। बहुत सारी मिडिल पावर्स भी हैं, साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। इंडिया भी अब वो कंट्री नहीं है श्रीमती इंदिरा गांधी वाला या आज़ादी के समय वाला, या तो हम भी बहुत एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कंट्रीज कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, एक कंपटीशन की बात हो रही है। तो ये जो अक्टूबर 7 एक टर्निंग पॉइंट है। और दूसरा टर्निंग पॉइंट है यूक्रेन वॉर। रशिया ने नाटो के लगातार एक्सपेंशन के बाद भी मिलिट्री एक्शन किया। हालांकि उससे पहले अगर आप बातचीत का दौर देखें तो लगातार अमेरिकन के साथ कई मीटिंग हुई, जर्मन चांसलर भी वहाँ गए। और अगर उनके आप स्टेटमेंट्स देखें तो उससे ये लग रहा था कि वो लोग लड़ाई रोकने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन जो रशियन इंटरेस्ट है उनको वो नहीं कंसर्न कर रहे हैं। तो कभी कभी वार जो होती है वो इसलिए होती है कि हम नेगोशिएटिंग टेबल पर लोगों को ला सकें। तो रशिया ने यूक्रेन वार
यूक्रेन में मिलिट्री एक्शन शुरू किया और उनका जो मेन पर्पस था, जो रशियन स्पीकिंग डॉनबास एरियाज था, उन्होंने उसको ले लिया। अब वो उसको कंटिन्यू कर इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि कल को जब बार्गेनिंग होगी तो वहाँ उनका वेटेज रहे। तो अक्टूबर 7 रशियन वार और तीसरा चाइना राइज, ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड करने वाली हैं। और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब जो डिसाइड होगा वो कंपटीशन से होगा, कन्फ्रंटेशन से नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्रंटेशन इनके बीच में नहीं हो सकता। रशिया और अमेरिका और चाइना और अमेरिका और चाइना रशिया और इंडिया और सबके साथ कन्फ्रंटेशन की संभावना नहीं है, लेकिन एक रीएडजस्टमेंट की बात होगी, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात होगी। और उसमें इंडिया की पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाहे तो आज इस पोजीशन में है कि किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर को उलट फेर कर सकता है, जिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। तो हम बात शुरू कर सकते हैं चाइना राइस से। चाइना मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो 2000 के आसपास, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन के बाद जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट हुए थे 2001 से 2009 तक, जॉर्ज बुश रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद बराक ओबामा आए जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, वो 2017 तक रहे। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आए, उनका पहला टर्म था 2017 से 21 तक। फिर उसके बाद जॉन बाइडन आए और फिर दोबारा से 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप आए। तो जॉर्ज बुश के समय में 2001 से जो समय आया, उसमें अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का ये सोचना था कि चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, पॉपुलस कंट्री है, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दैम। चाइना का जो राइज है वो तो होगा ही, चाइनीज राइज इज इनएविटेबल एंड वी कैन नॉट प्रिवेंट इट, हम उसे रोक नहीं सकते। और इसलिए वी शैल सी द चाइना लेड वर्ल्ड, ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसी थी। और इसीलिए उन्होंने एशिया पैसिफिक की तरफ अपने ध्यान को शिफ्ट किया और उन्होंने अमेरिकन चाइनीज़ राइस के लिए काम करना शुरू किया। लार्ज स्केल पर यूएस इन्वेस्टमेंट हुए, टेक्नोलॉजी चाइना को दी। बहुत सारी जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, साइमंस हैं, मूडी है, ट्राइबल है, ये यूएस कंपनीज़ ने चाइना में इन्वेस्ट किया। और क्योंकि चाइना का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा था और सबसे बड़ी बात है कि चीप लेबर थी और स्लेव लेबर थी, कॉस्ट हैवी थी। स्लेव लेबर का आपको ध्यान होगा कि जब चाइना में ओलंपिक हुआ था और एक लड़की जब ऊपर गाना गा रही थी तो वो भी आर्टिफिशियल था। और जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो कि इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था। उसमें कम से कम 1000 आदमी नीचे बिना कपड़ों के पहने हुए और उसको इधर से उधर शिफ्ट कर रहा था, बड़ी बड़ी इनह्यूमन कंडीशंस में। तो स्लेव लेबर थी। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि चाइना धीरे धीरे एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हो गया और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी मोनोपोली हो गई कि इट बिकेम इम्पॉसिबल टू कॉम्पीट। और देखें आप तो धीरे धीरे चाइना ने फिर आगे चल के वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी का इनिशिएटिव किया, पूरे वर्ल्ड में पीआर फैसिलिटीज़ एक्सपेंड की, पोर्ट्स फैसिलिट किए। इधर यहाँ से आपने देखा श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ग्वादर पोर्ट, सारे पोर्ट्स उसने कंट्रोल कर लिए। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, दुबई वगैरह के धीरे धीरे पोर्ट्स को उसने कैप्चर कर लिया। और जो उसका 5G जो उसका 5G नेटवर्क है टेलीकम्युनिकेशन, उसने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, जिसको कहा जाने लगा कि डिजिटल जियोपॉलिटिक्स आ गई है। और इस तरह से साइबर सुपर पावर की तरह से चाइना इमर्ज होता चला गया। इन कंट्रीज़ में जो ट्रैफिक थे, ट्रांसपोर्ट्स थे, वो भी वो भी एक तरह से कैमरे के थ्रू चाइनीज़ ने कंट्रोल किए। अभी ईरान में जो उन्होंने मोसाद ने जो आयतुल्लाह खुमैनी के घर में जो मॉनिटर किया वहाँ के मूवमेंट को, वो चाइनीज़ ही थे और उसको उन्होंने हैक कर लिया। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जो हुवाई है चाइनीज़ कंपनी, उसने पूरे वर्ल्ड के करीब 100 देशों में 160 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप उन्होंने किया है। और जो कई टेलीकम्युनिकेशंस जो वर्ल्ड की कंपनियां हैं उसमें उनके कुछ पार्ट्स थे,
जैसे यूके का 3 UK 2 UK, तो ये भी बात बीच में आई थी कि भाई इसमें स्पाइस एक तरह से सिस्टम है और वो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी यूज़ हो रहा था, तो वहाँ से लोगों ने उसको फिर हटाना शुरू किया। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लैटिन अमेरिका पे पॉइंट देखें कि जो लैटिन अमेरिका में जो कि अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, और कहा जाता है कि ये उनका आंगन है, उसमें वो किसी को अलाउ नहीं करते, वहाँ पर उनका जो एक तरह से नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ इतने सालों में, वहाँ मेक्सिको में उनके सोलर पार्क्स हैं, उनके मेट्रोज को उन्होंने बिठाया है, लिथियम है, कॉपर माइंस में उनके विंड फार्म्स हैं, डीप वाटर पोर्ट्स हैं, पनामा कैनाल ब्रिज उन्होंने कर दिया है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको में यूरेनियम प्रोड्यूसर्स में भी, जो ये यूरेनियम प्रोड्यूसर कंट्रीज़ हैं, उनका वहाँ इन्वेस्टमेंट है। ऑयल, नेचुरल गैस है ही है। तो आप ये समझिए कि इतना ज़बरदस्त उनका एक तरह से लिवरेज बना है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा जो लिवरेज बना, वो बिना अमेरिका के तो बना नहीं, क्योंकि अमेरिका ने तो पहले से ही ये पॉलिसी भी बनाई थी कि वी विल सी ए यू चाइना लेड वर्ल्ड। तो चाइना का जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो अ, अब एक तरह से अमेरिकन ने दो तरह से गेम खेला। यहाँ पर एक बहुत ही एक पर्सपेक्टिव है जिस पर कभी विचार करना चाहिए, लोग बात नहीं करते, कि कितनी बड़ी बात है कि आप एक और इन्वेस्टमेंट कराते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट जब उसका हो जाता है, तो आप उसके ही इन्वेस्टमेंट से उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं। ये पॉलिटिकल एंगल है। आज अमेरिका यही कर रहा है। अमेरिका ने आज जैसे वेनेजुएला को के ऑयल को उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम 50-50% कर लिया है, करीब 40% वेनेजुएला को जाएगा, 60% हमें आएगा। अमेरिकन कंपनीज़ को आएगा, तो चाइना जब जो वेनेजुएला से खरीद रहा था, वो अब हमसे खरीदे। तो अब तो डॉलर में हाँ, डॉलर में ऑब्वियसली, अभी भई वो युआन में खरीद रहे थे, अब डॉलर में खरीदेंगे, तो हमसे खरीदो। उनको सस्ता मिलता था वहां पर। सस्ता मिलता था, मैंने लेकिन अब उनके मार्केट प्लेस पे नेटवर्क को, खरीदेंगे। क्योंकि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था। अब जैसे मान लीजिए चाइनीज़ ने पूरा पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, जो काराकोरम होके जाता है और जहाँ सियाचिन पे हम लोग बैठे हुए हैं, वो काराकोरम, वो जो हाईवे जा रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर, बलूचिस्तान से होकर के जाता है, जो कि 40% पाकिस्तान का है। और अगर वहाँ से वो नेटवर्क जा रहा है, तो नेचुरली जो जो उस एरिया में जिसका दबदबा होगा, वो आपको ब्लैकमेल करेगा। भारत में भी कई बार ऐसा होता है। आप तो आश्चर्य करेंगे कि उदयपुर के पास एक तहसील है, जहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, जहाँ पर कि जिनको नहीं देखा गया है, वो बहुत ही डेंजरस ट्राइब्स हैं। मैं एक बार सर्वे कर रहा था और वहाँ मुझे जाने से रोका लोगों ने। और वहाँ से जो हाईवेज़ जाते हैं, वहाँ पर वो ट्राइबल्स को कुछ पैसा दे कर के जाते हैं। नक्सलाइट इलाकों में भी ऐसे ही होता है कि जहाँ जब उनका दबदबा होता है, तो आपको वहाँ पैसा देना होता है और आप वहाँ से क्रॉस करते हैं। तो तो ट्रम्प जब आए फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भई जो ये जो अमेरिका फर्स्ट उन्होंने बात करनी शुरू करी, और कहा कि भई ये हम जो है ये जो हमारी जॉब्स जा रही हैं, अमेरिकन्स लॉस्ट जॉब। और हुआ ये था कि चाइनीज़ ने इंटेलेक्चुअल राइट्स भी उनके चुराए, फिर धीरे-धीरे उन्होंने शैडो लैब्स तैयार कर लीं। अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको लगेगा कि ये आप अमेरिका में बैठे हैं, जबकि वो चाइना में। वुहान वायरस का जो अंदर का गेम है, वो आप देख ही रहे हैं। और चाइनीज़ इन्फिल्ट्रेशन इतना ज़बरदस्त सिस्टम में हो गया कि उन्होंने करीब 250 अमेरिकन साइंटिस्ट के खिलाफ के साथ एक इंक्वायरीज़ भी चल रही थी, लगातार चल रही हैं। उन्होंने वहाँ लेवरेज बना लिया। उन्होंने कन्फ्यूशियस कॉलेजेस खोले यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी और चाइनीज़ वे ऑफ स्टाइल, और वहाँ के स्टूडेंट्स के बीच में भी एक चाइना हीरो होने लगा। अब आकर के जब ये ट्रम्प आए, तो वहाँ ये कन्फ्यूशियस कॉलेज धीरे-धीरे खत्म होने शुरू हुए। यही कन्फ्यूशियस कॉलेज उन्होंने लैटिन अमेरिका में भी खोले हुए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो फिर ट्रम्प भी कहने लगे कि चाइना इज़ आवर एडवर्सरी। उन्होंने ये सब कहना शुरू किया, और चाइनीज़ आर थ्रेट टू आवर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो चाइना राइज़ विद यूएस फैसिलिटेटर,
और उसको वहाँ तक आने देना, फिर उसके बाद एक रिवर्स गियर करना कि नहीं, नाउ चाइनीज़ आर आवर एडवर्सरी। तो ये एक तरह का फैक्ट ये है कि अमेरिका ने ये महसूस किया कि हमारी जो बार्गेनिंग पावर है, हालाँकि अमेरिकन्स आर स्मार्ट, कितने भी चाइनीज़ के साथ उनके एक तरह से बिज़नेस हुए, तब भी 12% ही अमेरिकन इकोनॉमी चाइनीज़ के ऊपर निर्भर है। चाइनीज़ अपने शेयर मार्केट में भी उन्होंने उसको आने दिया, अमेरिकन्स ने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, दे आर आंसरेबल टू सीसीपी। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके लिए वो आंसरेबल हैं और उनको उनके साथ शेयर करना होता है। और चाइनीज़ कंपनी का एक अजब ही एथिक्स है कि साहब, वी आर नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट विच वेयर दे आर वर्किंग। तो धीरे-धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ और दोस्ती में थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट आई। और अब अमेरिकन्स अपनी उसी इन्वेस्टमेंट को लेकर के वो एक बार्गेनिंग पावर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बार्गेनिंग चाइनीज़ एसेट्स को ही लेकर के, क्योंकि चाइना, जब ये ब्रिक्स बना, फिर शंघाई कोऑपरेशन बना, तो चाइनीज़ एक तरह से डी-डॉलराइज़ेशन का भी प्रोसेस आया, लोकल करेंसी में लोग काम करने लगे। तो अमेरिकन्स का ये कहना है कि भई हमारा डेट 38 ट्रिलियन डेट बढ़ता जा रहा है, डी-डॉलराइज़ेशन को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर मैं फिर याद दिलाता हूँ कि इंडिया ने बहुत केयरफुली हमेशा ही एक स्टेटमेंट दिया है कि वी आर ट्रेडिंग विद लोकल करेंसी, बट आवर एम इज़ नॉट डी-डॉलराइज़ेशन। और फिर अब आकर के उन्होंने तो ईरान की भी जो एक तरह से पूरी कहानी है, वो यही है कि हम ईरान के ऑयल पर फिर से एक तरह से अपना कब्जा करें, ये सब दिखाई दे ही रहा है। लेकिन ईरान के साथ एक न्यूक्लियर वेपन का भी एक कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है कि भई आपने डेट टू इज़राइल, डेट टू अमेरिका आप कह रहे हैं, और पूरी रिजीम जो है वो एक स्टेट के खिलाफ अगर काम कर रही है, तो नेचुरली वो वो दूसरा स्टेट भी अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐड करेगा। यहीं पर मैं एक बात और थोड़ा-सा एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से एक हल्की-फुल्की सी कह के बात कोशिश कर ध्यान ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो बात होती है ईरानियन सिविलाइज़ेशन की या अयतुल्ला ख़ुमैनी की, साहब बड़ी इज़्ज़त है और ये है। तो देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इज़्ज़त तो हमारे यहाँ शकील अहमद, जो यूपी गवर्नमेंट ने माफ़िया को उड़ा दिया, और मुख्तार अंसारी साहब की भी बहुत है। एक समाज में स्टारडम होता है। अभी एक बबलू श्रीवास्तव करके एक माफ़िया हो गया था, तो कायस्थ के बिरादरी के लोग बड़े खुश हुए, चलो भई हमारी बिरादरी में भी एक माफ़िया हुआ। आजमगढ़ में जाइए तो वहाँ पूछते थे तो लोग बड़े गर्व से बताते थे कि हाँ साहब, आजमगढ़ के ही थे जो नटवर लाल थे। तो एक स्टारडम पब्लिक में होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इस्लामिक रेडिकलिज़्म है, उसमें कम्युनिज़्म और इस्लामिक रेडिकलाइज़ेशन दोनों मिक्स्ड हैं। कम्युनिस्ट जो इस्लामिक लीडरशिप है, वो ये शो करती है कि हम कम्युनिस्ट हैं, हम नमाज़ नहीं पढ़ते, हम बहुत थियोलॉजी में विश्वास नहीं करते। लेकिन वो जब चाहते हैं, वो बेसिकली अंदर से वो रेडिकलाइज़ ही निकलते हैं। तो एक और कम्युनिस्ट ओरिएंटेशन रखना, एक और रेडिकलाइज़ेशन कांसेप्ट रखना। दूसरा कि जब हम बात करते हैं ईरानियन सिविलाइज़ेशन की, तो ईरानियन सिविलाइज़ेशन है कहाँ? ईरानियन सिविलाइज़ेशन के ऊपर तो ये इस्लामिक फंडामेंटलिज़्म की बहुत सारी तह जम गई हैं। आप तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अभी आज़ाद हुए 70-75 साल आपके हो गए, आपका ही सिविलाइज़ेशन गायब हो गया। आपका ही सिविलाइज़ेशन अब आकर के पिछले 10 सालों में धीरे-धीरे इमर्ज हो रहा है। हमारे घरों में हम नृत्य करना भूल गए, हम संगीत हमारे यहाँ चला गया। कल्चरल जो हमारा कल्चर, एक-एक जाति, एक-एक समुदाय का एक-एक गीत है, एक-एक नृत्य है, वो हम भूल गए, हमें उसका ज्ञान नहीं है। आज सॉफ्ट पावर के नाम पर हम उसको इमर्ज कर रहे हैं, धीरे-धीरे ला रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि सिविलाइज़ेशन के ऊपर एक लेयर आ जाती है। तो ईरानियन सिविलाइज़ेशन तो अब धीरे-धीरे जब ऊपर की परत क्रैक होगी, तब वो सिविलाइज़ेशन ऊपर की तरफ आएगी। और तब आप बात कह सकते हैं अभी सिविलाइज़ेशन है कहाँ? दूसरा, तो हम बात कर रहे थे ये चाइनीज़ राइस की। अब चाइनीज़ राइस के बाद अब हम कन्वर्ट करते हैं दूसरी तरफ, जहाँ हम जा रहे हैं वो है रशा। रशा के साथ आप ध्यान होगा आपको, जनवरी में जब ट्रम्प आए, अगस्त में उनकी ट्रम्प के साथ प्रेज़िडेंट पुतिन के साथ मीटिंग हुई।
और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में अगर कहा जाए तो एक एक पर्सनल रिलेशनशिप लगती है। और अगर मैं इशारा कर सकता हूँ कि जब इलेक्शन हो रहा था तो प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ ये प्रचार करते थे कि ही इज रशियन स्पाई। तो दे हैव पर्सनल लिवरेज जो लगता है। और लगातार उन्होंने कहना शुरू किया ट्रंप ने कि अगर मैं होता तो ये लड़ाई नहीं होती। और उन्होंने अभी मार्च में ही कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन तो तैयार है लड़ाई रोकने के लिए, लेकिन जो ज़ेलेंस्की हैं वो तैयार नहीं है। तो लगातार वो बात कर रहे हैं और धीरे-धीरे जो ईरान की तरफ से ये जो बार्गेनिंग पावर गेन करते हुए अमेरिका धीरे-धीरे रशिया की तरफ अब बात जाएगी। यूक्रेन वार तभी खत्म होगा जब ये सारा रीएडजस्टमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो सेटलमेंट वहाँ पे बार्गेनिंग की बात आएगी। रशिया की तरफ से अगर जब वो वहाँ बार्गेनिंग आएगी तो मैं यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि रशिया की जो पोजीशन है वो इसलिए बार्गेनिंग पावर में स्ट्रॉन्ग है 2 वजह से। एक तो वो आर्कटिक रीजन में बैठे हैं और आर्कटिक रीजन इस समय बहुत ही इस समय सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गल्फ ऑयल तो ख़त्म हो रहा है धीरे-धीरे। और इसीलिए गल्फ कंट्रीज़ अपने कंट्रीज़ को धीरे-धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं टूरिज़्म की तरफ। और अपने पीपल से ये वो अपील भी कर रहे हैं कि भई अब आप लोग काम करिए। क्योंकि भई अब तक तो वो लोग पैसा बहुत था तो बाहर से बुला कर के गल्फ कंट्रीज़ के लोग अपना काम चला रहे थे। तो धीरे-धीरे वो एक तरह से टूरिज़्म की तरफ आ रहे हैं और टूरिज़्म तभी डेवलप होगा जब वहाँ पीस आएगी, स्टेबिलिटी होगी। तो अभी जो हम बात करते हैं कि रायता फैला हुआ है, तो ये रायता जो है ये फैला ही हुआ था, पहले से ही फैला हुआ था। वो तो अब हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कहते हैं वार के बाद पीस होती है तो हम धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहे हैं। हम धीरे-धीरे ये रायता धीरे-धीरे समेटा जाएगा और फिर वो रायता जो है दूसरी तरफ अब रायता समेट के और एक रीएडजस्टमेंट अलाइंसमेंट होगा। भई जब यूनिपोलर वर्ल्ड की तरह तो अमेरिकन्स काम नहीं कर सकते। लेकिन बात वो यूनिपोलर की तरह इसलिए करते हैं जिससे कि दे कैन गेन सम बार्गेनिंग पावर। अब रशिया के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा अभी से ही कि रशिया आर्कटिक रीजन का कंट्री है। नॉर्थ पोल जिसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव इस समय सबसे ज़्यादा मिनरल्स, ऑयल, गैस सबसे ज़्यादा रिच है। आप ये मानिए कि कम से कम 30% अभी तो वहाँ रिज़र्व्ड है जो अभी भी निकला ही नहीं है। और ज्योग्राफिकली देखा जाए तो 60% कंट्रोल रशिया का है उस एरिया में, क्योंकि उत्तरी ध्रुव जो है देशों से घिरा इलाका है। वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव समुद्र से घिरा इलाका है और उत्तरी ध्रुव देशों से घिरा इलाका है। वहाँ करीब 8 देश हैं जो कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। और यही वो इलाका है जहाँ रशिया और यूएस में अलास्का में केवल थोड़ी-सी ढाई करीब कहा जाए 2.48 नॉटिकल माइल्स की ही दूरी रह जाती है। और अलास्का में ही प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई थी। और ये अलास्का जो है ये पहले रशियन का ही था, उन्होंने उसको लीज़ पे दिया था। अभी भी अलास्का में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। और इसीलिए पुतिन ने उस मीटिंग में एक हल्का-सा कमेंट किया कि मैं तो अपनी धरती पे ही हूँ। और ये बात कह के एक छोटा-सा कह सकता हूँ कि अलास्का एक ऐसा रीजन है कि वो भी बहुत रिच है लेकिन अभी अनएक्सप्लोर्ड है। अमेरिकन्स ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। ऐसे इंडियन ओशन भी अभी अनएक्सप्लोर्ड है। सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वर्ल्ड में वो इंडियन ओशन में ही है। मिनरल्स इंडियन ओशन में ही है। 100 साल के बाद अगला नंबर इन्हीं का आएगा। तो रशिया और प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो बातचीत हुई, सबसे पहले ट्रंप ने आने के बाद सबसे पहले जो मीटिंग की वो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ही की। और उसके बाद फिर ये सारी पॉलिटिक्स जो आप देख रहे हैं वो शुरू हुई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पहले यहाँ पर एक लाइन एक तय हो गई दोनों के वही। बीच में हमें क्या हम करना उसको है। नूरा कुश्ती बोलते हैं सर। हाँ, हाँ, ये पहले से तय हो गई क्योंकि उसके बाद आप देखिए अगर रशियन बिहेवियर देखें आप, तो उसके बाद जब लीबिया में, सीरिया में उन्होंने प्रेसिडेंट असद को अपने यहाँ बुला लिया, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने रेज़िस्ट नहीं किया। गल्फ़ में जो भी क्राइसिस चल रही है उसको बहुत वो रेज़िस्ट नहीं कर रहे हैं। वेनेज़ुएला में रशियन टैंकर्स को अमेरिकन्स ने रोका, उन्होंने वहाँ उसको कुछ नहीं कहा।
और अब आकर के आप देखिए इसी क्राइसिस में रशियंस अमेरिकन्स कह रहे हैं कि रशियन ऑयल को आप ले लीजिए, हमें कह रहे हैं कि सारा क्रूड ऑयल आप ही ले जाइए, और रशियन शिप्स रेड सी से हमारे यहाँ आ भी रहे हैं। तो अगर आप बिहेवियरल पैटर्न्स देखें, और गल्फ क्राइसिस में आप देख रहे होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज बहुत इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रशा है वो जो आर्टिक रीजन है उसमें चूंकि उसकी डोमिनेंस है, और अमेरिकन्स कह रहे हैं ये बात बार बार कि हम मिलकर के आर्टिक रीजन को एक्सप्लोर करेंगे, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसका हम बिजनेस में उपयोग करेंगे, वो कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड नहीं रख रहे हैं। जबकि अगर आर्टिक 24 में और 22 में अगर आप अमेरिकन डिफेंस, जो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है, सिक्योरिटी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने टारगेट आर्टिक को ही किया है। और आर्टिक मिलिटराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो आर्टिक इज़ हाईली मिलिटराइज्ड। लेकिन अभी तक यूएस और सोवियत रशा में कोई बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कन्फ्रंटेशन करेंगे तो वहाँ पर रशियन एज है। और रशिया ये मैसेज दे चुके हैं कि हम नाटो एक्सपेंशन को हम नहीं मानते, और वी विल नॉट टॉलरेट। और अमेरिकन लीडरशिप भी इस बात को मान चुकी है कि हम वी कैन नॉट डिफीट रशिया एट दैट एरिया। और रशियंस ऑलरेडी ब्लू ब्लैक सी और डॉनबास के इलाके में, मैं वहाँ कई बार मैं जाता आता रहता हूँ, वहाँ पे मेरे है दोस्ती है। तो वो उस पूरे इलाके में वो ऑलरेडी एक तरह से कैप्चर कर चुके हैं। तो रशियंस की जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय है। हालांकि उसको वीक करने के लिए ट्रम्प कई बार कहते रहते हैं कि रशिया के एक महीने में 25,000 सोल्जर्स मर रहे हैं, और आप तो एक हफ्ते में आपको यूक्रेन को जीत लेना चाहिए था, आपको 4 साल लग गए। तो वो थोड़ा सा रशियंस को ये जता रहे हैं कि भाई आपकी बार्गेनिंग पावर इतनी नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन रशिया का ही कंट्री है, वो भाई ही हैं। वो चाहते तो कारपेट बॉम्बिंग कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं का इलाका है, और यूक्रेनियंस बहुत बड़ी संख्या में रशिया में ही रहते हैं। पासपोर्ट रशिया यूक्रेन का है, लेकिन वो उन्हीं का देश है, एक ही भाई है। तो उन्हें उसका भी ध्यान रखना है। और जो एक तरह से जो कोसोवो और सर्बिया, ये एक तरह से एक बार को रशियन वर्ल्ड कहलाते थे। लेकिन इधर क्या हुआ था कि 20 साल से रशियंस ने अमेरिकन्स ने कुछ, आजकल आप देखते होंगे कि यंग जनरेशन में भी ये फीलिंग आ जाती है कि वेस्ट की तरफ चलो, दूर के ढोल सुहावने। तो एक सिस्टम में रहते रहते लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे इंडिया में रहते हुए लोग अमेरिका की तरफ बहुत भागते हैं, कि जैसे अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर बस पैसों की बरसात हो जाएगी, और न्यूयॉर्क में कैसे वो रहते हैं इतनी पुअर कंडीशंस में। तो जैसे बम्बई में हम जाते हैं, बेंगलोर में हम जाते हैं। तो एक रशियन वर्ल्ड में यंगर जनरेशन में एक बहुत बड़ा क्रेज़ धीरे-धीरे आ गया था कि हम वेस्ट की तरफ जाएँ। लेकिन अब वो धीरे-धीरे समय के साथ वो भी ब्रेक हो जाता है, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत ज़्यादा है, सब लोग एक-दूसरे को जानते हैं। तो जो रशियन बार्गेनिंग पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने ये एक तरह से मैसेज दे दिया है कि वी विल नॉट एक्सेप्ट नाटो एक्सपेंशन। और पूरा नाटो एक्सपेंशन का एक इतिहास है, आपको पता ही है कि जब रशिया अ, एक तरह सोवियत यूनियन के बाद रशिया कन्वर्ट हुआ, और तो उस समय नाटो के लीडरशिप ने ये श्योर किया था कि वी विल नॉट एक्सपेंड। और लेकिन वो धीरे-धीरे एक्सपेंड करते गए। अमेरिकन्स अपनी बातों पर नहीं रहे, और रशियंस ने कई बार वार्निंग दी है। अमेरिकन खुद लीडरशिप में भी ये बात आती रही कि भई रशियंस को आप अगर ज़्यादा नाटो का एक्सपेंशन करेंगे, तो हम फिर वार की तरफ जा रहे हैं। तो नेचुरली जो यूक्रेन का जो स्थिति है, वो उसमें कहीं न कहीं अब आपको नेगोशिएटिंग टेबल पर आकर के सेटलमेंट करना है। कोई वहाँ कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश अब नहीं है, लड़ाई की गुंजाइश अब नहीं है। और जो ईरान गल्फ ऑयल की बात है, जो एक तरह से रिसोर्सेज़, अर्थ रिसोर्सेज़ की बात है, उसमें अमेरिकन्स धीरे-धीरे जो लूज़ कर गए थे, जो चाइनीज़ इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, चाइनीज़ लिवरेज हो गया था, उसको उन्होंने रिवर्स किया है। और अब वो रिवर्स करके चाइनीज़ एसेट्स पे ही चाइना के साथ बार्गेनिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी मार्च के लास्ट में 31 मार्च को प्रेज़िडेंट ट्रम्प चाइना जा रहे हैं। बार-बार वो कहते भी हैं कि आई लव चाइना, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उनके यहाँ है, अगर चाइना का उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो वो ज़ाहिर है कि चाइना जाके ज़ी के साथ क्या बात करेंगे? और चाइना इंटरनल
स्ट्रगल में है ही है, आप देख ही रहे हैं पावर स्ट्रगल के अंदर चल रहा है। ये वही है ना सर, थोड़ा सा एक अपर हैंड लेना है, ठीक है। हाँ, तो अब चाइना के साथ जो वहाँ डील हो सकती है, वो उनके एसेट्स पे हो सकती है, और वहाँ ताइवान इशू आ सकता है, आएगा ही। ताइवान एक ऐसा कंट्री है जिसको, हालांकि देखिए ट्रम्प के अगर स्टेटमेंट में आप देखें तो ट्रम्प ने ये कहना शुरू किया था, उन्होंने ताइवान को एक्यूज किया कि आपने हमारी सेमीकंडक्टर्स के सारे बिजनेस को चुरा लिया। तो ट्रम्प ने मिक्स्ड सिग्नल दिया है कि ताइवान, अब ताइवान के ऊपर क्या समझौता होता है, ताइवान पर क्या लेन देन होता है। ये कहना कि अमेरिकन ताइवान को चाइना को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि ताइवान में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई इस तरह का एग्रीमेंट बन सकता है जैसे हांगकांग में बना था, कि आफ्टर सर्टेन ईयर्स, अब उसके लिए चाइनीज़ ताइवानीज तैयार होंगे कि नहीं, क्योंकि ताइवान लगातार अपने को मिलिटराइज कर रहा है। लेकिन ये भी बात देखने वाली है कि चाइना, ताइवान ने जो अमेरिकन से जो एयर डिफेंस सिस्टम और जो मिसाइल्स उन्होंने ऑर्डर किए थे, उस ऑर्डर की सप्लाई को अमेरिकन ने रोक दिया है। वो शायद वेट कर रहे हैं कि हम जब चाइना जाएं और वहाँ हमारी जो बार्गेनिंग हो, उस हिसाब से फिर हम आगे काम करें। तो और अभी से ये भी सिग्नल आ गया है क्लियर कट कि हम अमेरिका और रशिया आपस में मिलिट्री कोलैबोरेशन करने जा रहा है, ये भी डिक्लेरेशन हो गया है। तो एकदम नए सिग्नल्स आ रहे हैं। और इंडिया की अगर आप पोजीशन देखें, इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, और हमारा अपना कंजम्पशन आप देखिए वर्ल्ड का 6% से हम जा रहे हैं 12% की तरफ, 40 तक, 40 तक। जो पूरे वर्ल्ड का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो हमारा करीब करीब 10% है। और हमारा अगर आप 24 का अगर वो देखें, 132 बिलियन डॉलर ऑयल, क्रूड ऑयल का हमारा बिल है। तो इंडिया इज़ ए सो बिग। और हमारा अगर आप रिफाइनरी कैपेसिटी देखें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिफाइनिंग कैपेसिटी है। अभी भी आप वेनेजुएला के बाद उन्होंने $2 मिलियन ऑयल हमारा वहाँ से आ ही रहा है। अमेरिकन उसको वेव किए हुए हैं, पहले भी वेव किए हुए थे, अभी भी वेव किए हुए हैं। और जब अमेरिकन ये कहते हैं कि हम रशिया का ऑयल तो मत खरीदो, और तो वो क्या कहना चाहते हैं, वो एक तो ये कहना चाहते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम रशिया से ना ऑयल खरीदें तो क्या आप हमको रशिया के प्राइस पर देंगे? अगर हमें वहाँ 4 रुपए में मिल रहा है तो आप हमें 3 रुपए में देंगे, 4 रुपए में देंगे? या आप क्या करेंगे, आप वेव कर देंगे? आप वेव करेंगे तो वेनेजुएला से हम कितना तेल लाएंगे? अभी तो हम $2 मिलियन ही रहा, उससे तो हमारा काम चलना नहीं है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रशिया के अंदर आज हमारा जो ऑयल कंपनीज हैं, ओएनजीसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, गेल है, ओएल है, भारत पेट्रोलियम है, इन सब का इन्वेस्टमेंट है साइबेरिया में। रोजनेट के साथ, गजप्रोम के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट है। 20-30% हमारे शेयर्स हैं उसमें। तो आज हम खुद ही रशियन ऑयल इंडस्ट्री में, चाइना के साथ हम भी वहाँ बैठे हुए हैं। हम लैटिन अमेरिका में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ब्राज़ील के साथ हमारा, मेक्सिको के साथ हमारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कम है, लेकिन रशिया के साथ तो हमारा बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, अगर आप ये कल को ये कहते हैं कि आप रशिया के साथ ऑयल मत खरीदिए, तो आप हमारा ऑयल कहाँ से देंगे? आप हमें कहाँ से मुहैया कराएँगे? दूसरा कि रशिया का जो ऑयल है वो कहाँ जाएगा? अगर आप ये बात कहते हैं कि ठीक है, इंडिया को हम कह रहे हैं कि तुम रशिया का ऑयल मत खरीदो, तो रशिया का ऑयल कहाँ जाएगा? इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रशिया से आप ये कहना चाहते हैं कि तुम पूरे यूरोप में ऑयल बेचो। यूरोप अपने आप में ही आपके आपके ऑयल और गैस पर डिपेंडेंट है। और अगर आप देखें कि रशिया और यूरोप के बीच में इकोनॉमिकली और कल्चरल रिलेशनशिप, तो एक तरह से ये तो दिखाई दे रहा है कि रशिया यूक्रेन वार का सेटलमेंट होना ही होना है। और ये भी पक्का दिख रहा है कि रशिया और यूरोप की प्रॉक्सिमिटी बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी है। और रशिया ने और ट्रम्प लगातार अपनी दूरी यूरोप से बढ़ा रहे हैं। वो नाटो से सेटिस्फाई नहीं है, यूरोप से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यूरोप हमारे लिए एक लायबिलिटी है। और उन्हें ये लगता है कि अगर हमें बाकी एरिया में अपना लेवरेज बनाना है, तो इस जगह पर हमें रशिया को लेवरेज देना ही होगा। अदरवाइज हम नहीं, उसके साथ फिर हम कन्वर्टेशन में आ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया का कंजम्पशन इतना है और इंडिया का इन्वेस्टमेंट खुद रशिया के साथ इतना है कि आप इंडिया को रशियन ऑयल लेने से नहीं रोक सकते, और इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन को, ऑयल को नहीं रोक सकते। इंडिया इस पोजीशन में है, तो इंडिया धीरे से सरका देता है।
आप बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता, वो धीरे से आप मिनिस्ट्री ऑफ हमारी फॉरेन अफेयर्स एक स्टेटमेंट निकाल देती है, धीरे से 2 शब्द कह देती है कि वी विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और हमारी भी जहाँ हमारा फ़ायदा होगा हम वहाँ जाएँगे। तो ऑब्वियसली तो हमारे यहाँ लोग बिना बात उलझ जाते हैं कि भई उन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया। तो ये जो डायलॉग्स हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव ए इनडायरेक्ट मैसेज, और एक बार्गेनिंग पावर को गेन करने की एक कोशिश है, जिससे कि हम उसको एक तरह से अपनी जो बार्गेनिंग पावर है उसको हम रेज़ कर पाएँ। बाकी आप पॉलिटिक्स का जो एंगल है, कहते हैं ना, राजनीति ये कहती है कि भई एक-एक करके मित्रों की संख्या बढ़ाना चाहिए, एक-एक करके दुश्मनों की संख्या घटाना चाहिए। शास्त्र ये भी कहता है कि शत्रु, ऋण और रोग, एनिमी, डेट और डिसीज़, इसको नष्ट करना चाहिए। और शास्त्र ये भी कहता है कि भई जो हवा है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं, धुआँ है वो अपनी मर्ज़ी से नहीं उड़ सकता, जहाँ हवा कहेगी वहीं होगा। और शास्त्र ये भी कहता है कि भई पावर, जो पावरफुल लोग हैं, जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, वो जस्टिफाई ही होता है। अब आप इंटरनेशनल लॉ की बात करते रहिए, ह्यूमन राइट्स की बात करते रहिए। तो एक नियो रियलिज़्म जिसको हम कहते हैं, नव जो वास्तविकतावाद है, जिसको हम लोग अपनी स्टडीज़ में कहते हैं, तो इससे पावर स्ट्रगल, और इंडिया इस पोज़ीशन में आज है। यहाँ पे मैं एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने जो पता नहीं लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आप कहते हैं मोदी साइलेंट हैं, अरे मोदी तो बहुत बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नसट जाकर के उन्होंने वहाँ पर साफ स्टैंड लिया कि वी स्टैंड विद इज़राइल, और हम ये जो अक्टूबर 7 की घटना हमास ने की है, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वी आर नॉट ओनली स्टैंड विद इज़राइल, वी विल एंड बियॉन्ड इन फ्यूचर आल्सो। दूसरा, उन्होंने यूएई के साथ जो ये ईरानियन कॉन्फ्लिक्ट में जो बॉम्बार्डमेंट हुआ, उसमें यूएई के साथ उन्होंने बातचीत की। 2-3 दिन पहले उन्होंने मैक्रोन के साथ भी बातचीत की, और उसको कहा कि मैं आई एम कंसर्न्ड विद दैट। तो अब मोदी जी ने जो आने वाला रीअलाइनमेंट है, रीएडजस्टमेंट है, उसमें पहले से एक एक्टिव प्ले, एक तरह से वेरी, वेरी एक्टिव प्ले करके और अपनी एक पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। अभी ब्राज़ील प्रेसिडेंट आए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे। हमारा उनसे बहुत क्लोज़ चल रहा है, क्योंकि ब्राज़ील भी फँसा हुआ है। ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ ले लिया, और चाइनीज़ का इन्वेस्टमेंट, जो एक कमेंट मैं करना चाहूँगा कि वन बेल्ट वन पॉलिसी में चाइनीज़ का जो एटीट्यूड आ रहा है, वो डेट आ रहा है, कि जैसे 60-70s में अमेरिकन्स करते थे कि पहले किसी कंट्री की इकोनॉमी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ, और जब वो अपने हिसाब से ना चले तो उसको सफोकेट कर दो, उसका गला दबा दो। तो यही चाइनीज़ एटीट्यूड भी आ रहा है, और खुद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने कहा कि जब हम इंडिया के साथ बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक बराबरी की बात कर रहे हैं, कॉलोनियल माइंडसेट नहीं है, बल्कि जबकि हम और देशों के साथ जब बिग पावर्स के साथ बात करते हैं, तो हमें वहाँ लगता है कॉलोनियल एटीट्यूड लगता है। तो ब्राज़ील भी परेशान है कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कैसे काउंटर करें, और फ्रांस के साथ तो हमारे एक पर्सनल रिलेशनशिप चल ही रहे हैं। तो इंडिया के जो ये जो नया अलाइनमेंट आने वाला है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, इसमें इंडिया चाहे तो कुछ भी डिसाइड कर सकता है। चाहे रशिया, इंडिया, चाइना अलायंस हो जाए, चाहे रशिया, अमेरिका और इंडिया अलायंस हो जाए, या हम अपना एक अलायंस, इंडिया, जापान, फ्रांस, हम लोग मिलकर के अपना एक अलायंस कर लें। तो इंडिया की पोजीशन इस कदर चेस पे हम वहाँ बैठे हुए हैं कि जहाँ हम कोई भी अपनी प्यादों को इधर से उधर अगर कर दें, तो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इधर से उधर हो जाए। इस तरह की एक स्थिति है। तो आने वाला टाइम बहुत ही सेंसिटिव है, और जो चाइनीज़ एटीट्यूड भी आप देख रहे होंगे, वो इंडिया की तरफ फ्रेंडली है। उन्होंने वहाँ से एक तरह से वहाँ से अपनी फोर्सेस को भी बैक किया है। क्योंकि उस समय अगर आप देखें कि उस समय देखिए, शुरू में जो पॉलिटिक्स, जिस समय चाइनीज़ ऊपर चढ़ कर के आए थे, तो उस समय भी ये क्वेश्चन हुआ था कि चाइनीज़ क्यों अपनी फोर्सेस को लेके आ गए? क्या करेंगे यहाँ पर एक इस खाली जगह पर? लेकिन अगर आप उस समय पॉलिटिक्स देखें, शुरू में जो मोदी गवर्नमेंट ने काम किया था, उन्होंने पर्सनल रैपॉर्ट बनाने की कोशिश की चाइनीज़ के साथ। हमारे पर्सनल मैसेंजर्स भी गए गवर्नमेंट के, अनक्लासिफाइड।
लोग आना जाना शुरू हुआ। मोदी जी का चाइना के साथ पहले से भी अच्छा रिलेशनशिप था। तो उस समय आपने देखा होगा कि एक डिस्कशन चल रहा था कि अगर हम पीओके पे या पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई मिलिट्री एक्शन करते हैं तो चाइना विल रिमेन न्यूट्रल। इस तरह की बातें कही जाने लगी थी। तो लेकिन बाद में ये बात गलत हो गई, गलवान में बात गलत हुई और धीरे धीरे हम लोग इस बात को जाने। तो अभी आज लीडर्स काम करते हैं, बहुत सारे लीडर्स अपने अपने तरह से काम करते हैं। दे ऑल्सो लर्न, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। गवर्नमेंट्स काम करती हैं अपनी अपनी सोच के, समय के साथ वो भी लर्न करते हैं। तो लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया, मोदी, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, बहुत एक्टिव पोजीशन ली है। और जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो अलायंसेस हो रहे हैं, जो अगर हम लीवरेज करें, जो हमारा कॉम्पिटिटिव जो एक वर्ड जा रहा है, उस तरफ हमने एक पोजीशन ले ली है। तो कुल मिला के अगर हम इसको सम अप करें तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यूएस इजराइल लेड मिडिल ईस्ट। आप देखिए रशियंस ने उसमें भले ही विड्रॉ किया हो, लेकिन अगर सीरिया में जो नेवल बेस है उनका, दे स्टिल मेंटेन दैट नेवल बेस। उन्होंने कुछ इक्विपमेंट्स वहाँ से हटाए हैं, लेकिन नेवल बेस अभी भी रशिया का वहाँ है। लेकिन रशियन ने वहाँ पर डोमिनेंस को वहाँ काउंटर नहीं किया है। तो यूएस इजराइल लेड मिडिल ईस्ट, ऑब्वियसली जो गाजा प्लान है, इजरायलीज ने अक्टूबर 7 के बाद दे वांट परमानेंट सॉल्यूशन। पैलेस्टीनियन इशू भी आप जानते हैं वो आर्टिफिशियल एक तरह से रेज किया गया इशू है। पूरे वर्ल्ड में एक मुस्लिम बराबर फिलिस्तीन करके एक आर्टिफिशियल एक रेडिकलाइजेशन का एक एटमॉस्फेयर खड़ा किया गया, जिसको इसराइलीज ने काउंटर कर दिया है कि भाई हिस्ट्री में कहीं दिखा दो इनकी कोई जगह हो या कोई इस तरह की कोई रेस रही हो। तो ग्रेटर इसराइल की बात वो कर रहे हैं और गाजा प्लान की बात कर रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जिधर उधर जो इशारा आ रहा है वो जाहिर है कि वो रीअलाइनमेंट, और जिस तरह से सऊदी अरब और यूएई अपने को टूरिस्ट की तरह से कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ला रहे हैं, और यूएई तो बिल्कुल ही अलग तरह से बिहेव कर रहा है। और रशिया, यूएई और इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो भी रिपोर्ट हो गई हैं। हमने भी मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं उसमें यूएई, मिडिल ईस्ट, हाइफा सभी है। अदानी हमारे 12 पोर्ट्स देख ही रहे हैं, हाइफा पोर्ट हम देख ही रहे हैं। तो ये जो एक लिवरेज बन रहा है मिडिल ईस्ट में वो दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो यूरोप है, वो ऑब्वियसली यूरोप इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड बाय रशिया। क्योंकि यूरोपियंस को, अगर आप एक यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि ऊपर ऊपर तो देखने में आया था कि यूक्रेन वार जब चली तो रशियन जो एनर्जी और ऑयल शिपमेंट था यूरोप को जो जाता था वो बंद हो गया। लेकिन अगर आप बहुत केयरफुली देखें तो आपने मान लीजिए सेंट्रल बैंक के एसेट्स को किया, लेकिन कुछ आपने जो उनके जो एसेट्स थे उनको नहीं किया। आपने बहुत सारे जो कुछ बैंक्स थे रशियन सेंट्रल बैंक को तो सीज किया, लेकिन जो एक ऑस्ट्रियन बैंक था उसको आपने सीज नहीं किया। और करीब करीब 500 टू 1000 वेसल्स रशियंस ने, शैलो वेसल्स एक तरह से इसके साथ कहीं ना कहीं यूरोप को ऑयल जाता गया। और मैं एक इशारा कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा बवाल है इसके अंदर कि जो इंडिया ने भी जो रशियन ऑयल्स खरीदा और जो क्रूड ऑयल आया और वो रिफाइंड होकर यूरोप में गया, उसमें बीच में बहुत सारी शेल कंपनीज भी थी। तो ये बहुत बड़ा गेम है, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप बिना यूरोप ऑयल के और गैस के नहीं रह सकता। दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट। और वो उन्हें सप्लाई मिलती रही क्योंकि जाड़े का टाइम था, कहीं ना कहीं से सप्लाई उनको मिलती रही। और अगर आप उनके डेटा देखें, रशियंस की जो इंपोर्ट था एक्सपोर्ट था उसको उनको नुकसान नहीं हुआ। रशियन इकोनॉमी रेजिलियंस लगभग बनी रही। और एक तरह से करीब 435 1000 शेडो फ्लीट ऑफ वेसल्स रशियंस के काम कर रहे थे उस समय। तो आप देख सकते हैं कि जो ठीक है, ऊपर ऊपर आपने नॉर्ड 1 2 स्ट्रीम 1 और 2 को बंद कर दिया, लेकिन आप देखिए कि जो उनकी पाइपलाइन थी जो यूक्रेन होकर के जाती है, जिसमें कि $1 पर यूक्रेन को पैसा देना था, वो चलती रही पूरी वार में, 4 साल चलती रही है। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि
हम लोग रास्ते बंद करते हैं, लेकिन जानबूझ करके एक रास्ता खोले रखते हैं पॉलिटिक्स में कि वो भी चलता रहे कन्फ्लिक्ट, और कहीं ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं होना चाहिए, रेड लाइन ना क्रॉस करें। तो रशियंस, ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में रशिया विल डोमिनेट यूरोप, और यूरोप और रशियन अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट्स विल टेक प्लेस, क्योंकि वो नेचुरल फ्रेंड्स हैं, कल्चरल, उनके इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंस है। और उस समय फिर नाटो की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि अभी तो अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई नाटो 5% अपना बजट बढ़ाए, क्योंकि उन्हें अपने हथियार बेचने हैं। लेकिन नाटो की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि ये नेगोशिएशन टेबल पर रशियंस हो सकता है कि वो नाटो के डिसबैंड के लिए बात करें कि आप इसको डिसबैंड करिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब हम डिसबैंड कर चुके तो आप भी डिसबैंड करिए। तो ये लेन देन जबरदस्त होने वाला है, और जो लेन देन ये जब जबरदस्त होगा तो वो आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर को तय करेगा कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर है। और उस समय इस लेन देन में हमारी पोजीशन बहुत ही जबरदस्त है, हम जिधर हो जाएंगे, हम जो चाह देंगे वो हो जाएगा। और अब इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने बिल्कुल बहुत ही एक्टिव होकर के और अपनी पोजीशन को स्ट्रांग प्लेस कर दिया है पहले आने वाले वर्ल्ड में। हम वी आर नॉट साइलेंट, जैसे पहले होता था कि हम ना इधर बोलते थे ना उधर बोलते थे और बीच में We रहते थे। choose to be silent right now, sir. There's a difference. हाँ, हाँ, तो अभी हम वी आर नॉट साइलेंट। देखिए साइलेंस क्या होता है, हम मैसेज कर ही रहे हैं, बातचीत कर ही रहे हैं, ट्वीट करके बात कर ही रहे हैं, इंटरनल चैनल्स चल ही रहे हैं। जो ज़रूरी है कि हम पब्लिक में भाई-भाई चिल्लाते रहें, वही बोलना थोड़ी होता है। पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, और इशारा समझा जाता है, और इशारा हो रहा है। तो वो जैसे रशियन ऑयल पे आपने ट्वीट डाला ही है कि भाई कभी कुछ, तो वो एक तरह से अमेरिकन्स की दे आर ट्राइंग टू बार्गेन पावर। तो कुल मिला के 3 एक एस्पेक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, रशियन, अमेरिका, इज़राइल लेड मिडल ईस्ट, रशिया, यूरोप डोमिनेटेड बाय रशिया, और तीसरा एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, एआई। और आप देख ही रहे हैं कि जो उसका इम्पैक्ट आप वर्ल्ड वार इस पे आर्म आर्म वार पे भी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल वार हो गई है, ड्रोन और ये सब आप जो देख रहे हैं। जी, तो जी, हम जी। एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव साइंस टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। रीऑर्गेनाइजेशन होगा सर, रीऑर्गेनाइजेशन री होगा सामने। रीऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही, मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग कुछ रीअलाइनमेंट नज़र आ रहे हैं, जो वी नहीं, आर वो नॉट तो अच्छा एक्सपेक्टिंग। है सर, बिकॉज़ द वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नीड्स टू बी मेड ऑन कॉमन सेंस। हाँ, हाँ। अदरवाइज़ बेवकूफ़ी चलती है फिर दुनिया के अंदर नहीं तो तो। बाकी हम इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं समय-समय पर, जी, जी, बहुत जी, सारी चीज़ें हैं एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली पॉलिटिकल सर। एंगल से। तो मेरा जो एंगल होगा वो पॉलिटिकल होगा, नॉट मिलिट्री। तो भाई देखिए, जी, कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि जो साम नीति है, कूटनीति है, उसका युद्ध एक अंतिम अस्त्र होता है। और शत्रु राज्य को अगर आपको चलाना है, मैं इंडियन एक आप और कर सकते हैं कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो अभी इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी इश्यूज़ उस पे बहुत ज़्यादा अभी मैच्योर नहीं है। हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं अपनी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो है उसमें अभी हमारी मैच्योरिटी नहीं है, तो आप उसमें बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं। जैसे वो कहता है ना कि राज्य कहता है कि अपनी भूमि का की जो वृद्धि नहीं करता, इफ वी डोंट एक्सपेंड आवर इन्फ्लुएंस और लैंड, और जो अनक्लियर पॉलिसी वाले जो होते हैं, और जो युद्ध से घबराने वाले होते हैं, वो जो देश होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जी। अगर मैं नहीं, महाभारत में आपको बताऊं, महाभारत की एक कथा है कि जब लड़ाई हो रही होती है, वो जब तय हो गया कि लड़ाई होनी है, तो कृष्ण एक जगह सोच रहे होते हैं, तो अर्जुन पूछते हैं आप क्या सोच रहे हैं? उन्होंने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि युद्ध तो होगा, बहुत भयंकर होगा, लोगों की जानें जाएंगी, ऐसी कौन सी धरती है जो बलिदान देने को तैयार है? तो वो घूमते घूम रहे होते हैं, तो वहां पर उनको एक कुरुक्षेत्र के पास एक औरत नजर आती है, जो एक आदमी उसका मर जाता है खेत में। तो वो वहाँ कोई था नहीं, उसने उस बैल उसी हल में उसको उल्टा करके बाँधा, और वो रोती भी आ रही थी, उसको खींचती भी आ रही थी। तो जब हम वार करते हैं तो हम, अब आप, हमारे 3 जहाज़ गिर गए कि 4 गिर गए, अरे भाई जब हम लड़ाई में जाते हैं, तो वी शुड रेडी टू बियर लॉस। तो जो एक माइंडसेट है,
कंट्री का हम पावरफुल अगर होने जा रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा भी माइंडसेट वैसा होना चाहिए। ये मेरा कहना है। जी, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर फॉर दैट। आपने बड़ा अच्छे से समझाया इसको, जो डिफरेंट एंगल्स हैं। एंड आई डू एग्री, क्योंकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो मेन एक इनका पॉलिसी लगती है, उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एक-एक करके दे वांट टू स्निप चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। थैंक यू सो मच सर। नहीं, आपके समय हमारा रशा के साथ कितना इन्वॉल्वमेंट है, आप ये देखिए ना, हमारा रोजनेट है, गज़प्रोम है, हमारा ऑयल का उनका मैन्युफैक्चरिंग में हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब जी, ये जी। बातें करना कि कहाँ से क्या खरीद रहे हैं, भई हमारा डाइवर्सिफ़िकेशन है, हम कहीं से भी खरीदेंगे, इसमें क्या, और हम फिर थर्ड जी, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंपोर्टर है। इतने बड़े खरीदार को अगर आप देखिए ना, एक बाज़ार में अगर एक बहुत बड़े फॉर्च्यूनर से एक बड़ा मालदार एक तरह से खरीदार उतरता है भारत ऑयल के मार्केट में, और आप वहाँ उसको ये थोड़ी कह सकते हैं खरीदार को, तू हमारी शोरूम से खरीद के हमारे ही शोरूम से खरीदे। वो इतना बड़ा खरीदार है, 1/3 ऑयल इंपोर्टर है भाई, हमारा इतना ज़बरदस्त हमारा बिल है। तो हम तो अपने हिसाब से सोचेंगे, हमारे कौन गाइड कर सकता है? एब्सोल्युटली सर। थैंक यू सर फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपका भी वीडियो को बहुत-बहुत लाइक धन्यवाद, करिए। आपने मुझे मौका दिया। जी। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ कमेंट्स लिखिए, आपका क्या ख़्याल है सर ने जो थ्योरी डाली है। और अगर आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कुछ कमेंट है, तो उसका टाइम स्टैम्प वहाँ पर ज़रूर डालिएगा, ताकि हम उसको देख सकें। थैंक यू सो मच सर वन्स अगेन, एंड सब ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट करते रहिए चैनल को। नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू सर।